हेलो मेरे दोस्तों एवं प्यारे छात्रों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल एडू नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्योग्राफी। आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बार बार मुझे कमेंट्स आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर 10वीं की क्लास आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग घर पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो सर मैट्रिक के लिए भी कुछ क्लासेस चलाइए। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ मैट्रिक वाले के लिए भी कुछ ऐसी वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप घर बैठे अपनी मैट्रिक की तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे छात्र छात्राएं जो कि 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है और साथ ही साथ जो है कमेंट में भी कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर आप जो है कम से कम डेली एक जो है मैट्रिक से संबंधित जो है किसी विषय पर एक टॉपिक को डेली पढ़ाया कीजिए जिससे कि हम लोग घर बैठे अच्छी तैयारी कर पाए। तो आप लोगों की चूंकि यह ख्वाहिश भी थी और मैं भी पहले ही बोला हुआ था कि आप लोगों को मैट्रिक, इंटर तथा कंपटीशन की सारी बैच में करवाऊंगा। तो चूंकि कुछ समय का अभाव था जिसका मैट्रिक क्लास के लिए जो है कुछ खास वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था, लेकिन आप लोगों की इतनी ख्वाहिश होने के बाद और जब आपका इतना ज्यादा कमेंट्स आया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम अब स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में बोला था कि सर पहले जो है एसएसटी से, सामाजिक विज्ञान से ही स्टार्ट कीजिएगा और अगर हो सके तो ज्योग्राफी से ही स्टार्ट कीजिएगा जिससे हमें पढ़ने में ज्यादा मजा आए और साथ ही साथ ज्यादा हम समझ पाएं। क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन होता है और समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी विषय में जो है कभी यह नहीं सोचे कि आपके लिए वह विषय हार्ड है या फिर आप उसको नहीं कर सकते हैं। सारे विषय कठिन हैं और सारे विषय आसान है। डिपेंड क्या करता है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कठिन है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो आसान है। और कैसे आसान है तो मैं अभी आपको बताऊंगा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा के कि किसी भी चैप्टर को आसानी से हम समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। बस आप में एक इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। और आपके लिए मैं जो एक टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, यह कितने आसानी से आप समझ पा रहे हैं यह इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे बताइएगा और आगे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा तथा और इसमें क्या कुछ ऐड करने की आवश्यकता थी। क्योंकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ही ऐड किया है। क्योंकि सिलेबस बड़ा है, अगर पूरा एक लाइन बाय लाइन समझाया जाए तो समय काफी ज्यादा लग जाएगा और एक एक वीडियो जो है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का बनेगा। लेकिन अभी कोशिश करूंगा आधे घंटे में खत्म करने की और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा इस आधे घंटे के ही समय में। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर जिसका नाम है, भारत के बारे में पढ़ना है, संसाधन एवं उपयोग, जो कि 10th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमें जानेंगे वह क्या जानना है हमें कि वह संसाधन क्या है। क्योंकि हम संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें संसाधन की जानकारी होनी चाहिए। संसाधन हम कहते किसे हैं, संसाधन होता क्या है। तो मैंने एक छोटा सा परिभाषा लिखा है, डेफिनेशन दिया हुआ है, एकदम छोटा सा डेफिनेशन है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा और समझ भी सकते हैं बेहतरीन तरीके से। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, यानी हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तु हैं जो हमारे कामों को आसान कर सकते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो सारे ही क्या है, संसाधन है। चाहे हम किसी भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं वह किसी न किसी माध्यम से हमारे काम को आसान करता है, हमारी जरूरतों को ही पूरा करता है। इसलिए एकदम छोटी सी परिभाषा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे और हमारे काम को आसान कर दे वो क्या है, तो वो संसाधन है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। वह शर्त क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं। शर्त क्या है कि तकनीक उपलब्ध हो। यानी हम संसाधन तो मानेंगे लेकिन कब, जब उस संसाधन का हम प्रयोग कर सके। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है पेट्रोल है, हम पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं तो एक हमारे पास पेट्रोल का कुआं है जो यहाँ से हम पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर हमारे पास पेट्रोल है, लेकिन जमीन के अंदर से बाहर निकालने के लिए हमारे पास तकनीक ही नहीं है। अगर हम उसे जमीन के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और उनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं तो यह पेट्रोल हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है।
और जब यह हमारे लिए किसी काम का ही नहीं रहा तो हमारे लिए संसाधन ही नहीं हो सकता है। यानी संसाधन हम किसे कहेंगे, तो वैसे वस्तुओं को जो हमारे काम को आसान बना दे और उनके लिए हमारे पास तकनीक हो, यानी उसका हम प्रयोग कर सकते हो सही मायने में। अगर हम पेट्रोल का प्रयोग कर लेते हैं तो पेट्रोल हमारे लिए संसाधन है। अगर गाड़ी वाहन का प्रयोग कर लेते हैं, गाड़ी वाहन हमारे लिए संसाधन है। अगर हम पेड़ पौधे से वनस्पति प्राप्त करते हैं, वह हमारे लिए संसाधन है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे वस्तु को सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उनसे हमें कोई फायदा नहीं है, उनका किसी काम में हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। तो इसलिए यह एक शर्त लगाई गई है संसाधन के लिए। क्या शर्त है कि तकनीक भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा जो है एक जिमरमैन साहब है, जिमरमैन जो कि एक भूगोलवेत्ता है, ठीक है। जिमरमैन एक भूगोलवेत्ता है। तो यह भूगोलवेत्ता जो है जिमरमैन, ये कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन साहब क्या बोलते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तात्पर्य क्या है कि संसाधन बने बनाए रूप में जो हमें मिलेगा ऐसा कोई संभावना नहीं होता है। यानी हम जिस भी रूप में प्रयोग करेंगे वह संसाधन है। जैसे अगर हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है लौह अयस्क, जमीन के अंदर से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का प्रयोग हम सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, तो सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, फैक्ट्री भेजते हैं। फैक्ट्री में जाने के बाद यह क्या होता है, लौह अयस्क से लोहा तैयार किया जाता है और इस लोहे का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने कामों में करते हैं। यानी जिमरमैन साहब जो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, या तो प्राकृतिक रूप में वो बने हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोयला, कोयला क्या है, एक बना बनाया संसाधन है, ठीक है। तो यह बने हुए है प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक गतिविधियों से जो है यह संसाधन हमारे लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बने हुए हैं लेकिन किसके द्वारा, तो प्रकृति के द्वारा, और कुछ बनते हैं किसके द्वारा, मानव के द्वारा। यानी संसाधन होते नहीं, वो क्या है, बनते हैं। और बनने का तात्पर्य यहाँ प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही क्रियाकलापों से लगाई जा सकती है। यानी कुछ प्राकृतिक के द्वारा भी, कुछ मनुष्य के द्वारा भी। हालांकि जितने भी खनिज हैं वो सारे प्राकृतिक हैं, लेकिन उनको अपने यूज में लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं, तो मनुष्य भी मेहनत करते हैं, मनुष्य भी अपने बुद्धि तकनीक का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम क्या कर पाते हैं, उनका यूज कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन क्या है, होते नहीं है बल्कि संसाधन बनते हैं या बनाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यह है संसाधनों के प्रकार। कि हमारे पास जो संसाधन है इनको कई प्रकार से विभाजित किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। तो किस किस भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है वह जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि संसाधन तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानवीय संसाधन है। यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन को भी हम यूज करते हैं और हम वैसे भी संसाधन का यूज करते हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित है। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि इनके जो प्रकारें हैं जो बांटे गए हैं आपकी किताबों में, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से बंटवारा किया गया है संसाधनों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन के जो प्रकार हैं वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स निर्माण या जन्म, जन्म या निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है दो प्रकार के जो है संसाधन बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अब इसे जैव या अजैव हम कैसे कहेंगे, तो जैव से तात्पर्य होता है सजीव से, यानी वैसे संसाधन जो हमें सजीव से प्राप्त होता है। सजीव पदार्थ, सजीव तत्व, सजीव मानव, सजीव पशु, सजीव पेड़ पौधे, जहां से भी हमें प्राप्त होता है लेकिन वह सजीव रूप में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव। जैसे हम पेड़ पौधे से वनस्पति प्राप्त करते हैं, जड़ी बूटी प्राप्त करते हैं, फल फूल कंद मूल ये सारे प्राप्त करते हैं, तो ये पेड़ पौधे क्या हो गए, तो जैव संसाधन हो गए। इसके अलावा हम भेड़ से दूध प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, तो भेड़ क्या हो गया, जैव संसाधन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अजैव संसाधन की बात करेंगे तो जस्ट इसके ऑपोजिट, यानी इसका उल्टा, कि अगर यहाँ पर जैव का उल्टा हमने सजीव लिखा तो यहाँ पर निर्जीव हम लिख देंगे। यानी वैसे संसाधन जो कि हम किसी निर्जीव यानी किसी भी निर्जीव रूप में जो हम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या करते हैं, अजैव संसाधन। जैसे हमें मिला क्या, तो एक लौह अयस्क मिला, यह क्या है, निर्जीव है ना। कोयला मिला, क्या है, निर्जीव है। पत्थर मिला, क्या है, निर्जीव है। लेकिन हम उनका भी तो प्रयोग करते हैं, हम कोयले का भी प्रयोग करते हैं, हम लोहे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है, वह निर्जीव संसाधन है।
कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। यानी कुछ हमें सजीव रूप में प्राप्त होते हैं, कुछ सजीव रूपों के द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ निर्जीव रूप के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सजीव और निर्जीव यह क्या है, उत्पत्ति के आधार पर दो मुख्य प्रकार के संसाधन होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगला जो है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी अपना अधिकार। जहां पर अपना अधिकार दिखाया जाता है उसी को स्वामित्व कहा जाता है, यानी मालिकाना हक दिखाना। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन रूप में बांटा गया है? तो पहला क्या है, व्यक्तिगत। पहला संसाधन जो है वो क्या है, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या हो गया कि जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे आपका अपना घर, आपका अपना कोई प्राइवेट विद्यालय अगर आप खोले हुए, आप उनके डायरेक्टर हैं, तो आपका प्राइवेट विद्यालय जिसका डायरेक्टर एक व्यक्ति है, मालिक एक व्यक्ति है। ठीक है, हालांकि इसमें कई सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन मालिकाना हक किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका अपना निजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका अपना घर हो गया, आपका अगर अपना तालाब है, आपका अपना पोखर है, तो वो आपका निजी हो गया। तो जो भी आपका अपना निजी होता है और मालिक एक ही व्यक्ति होता है, जिसका अधिकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी खेती बाड़ी, आपकी अपनी खेती है, आप उनके लिए सरकार को टैक्स देते हैं और आप खेती करते हैं, तो यह खेत किसका हो गया, आपका अपना हो गया। यह स्वामित्व, आप उनका मालिक कौन हो गया, आप हो गए। तो आपका उस पर अधिकार है, आपका मालिकाना हक है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सामुदायिक संसाधन की। तो सामुदायिक संसाधन का तात्पर्य क्या है कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग जो है कई समूह के लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पंचायत भवन, जैसे सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, इन सब का उपयोग क्या करते हैं, सभी बराबर रूपों में करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप पंचायत भवन में जाते हैं तो आपको भगा दिया जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा उसको बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यह क्या है, सामुदायिक भवन है। मंदिर, मस्जिद, यह सब क्या है, सामुदायिक भवन है। गुरुद्वारा, चर्च, यह सब सामुदायिक भवन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। यानी वैसा संसाधन जिनका प्रयोग जो है कई लोग एक साथ कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, तो सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय संसाधन पर। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या हुआ, तो वैसे संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, जिस पर देश का और देश की सरकार का अधिकार हो। जैसे रेलवे, जैसे पोस्ट ऑफिस, इनका अधिकार क्या है, देश के सरकार के पास है। ठीक है, अगर आपकी अपनी जमीन ही है, आपके अपने जमीन के अंदर में जो है आपने खुदाई किया जमीन का, तो अंदर में आपको जो है पता चला कि इसके अंदर जो है कोयले की खान है, सोने की खान है, खनिज पदार्थ है। ठीक है, और किसी माध्यम से जो है वह सरकार तक खबर पहुंच गई, तो आप तो इधर सोच रहे हैं कि यह आपका अपना है, निजी है, लेकिन नहीं, अगर यह सरकार तक खबर पहुंच जाएगी तो सरकार क्या करेगी, उस जमीन को अपने क्षेत्र में ले लेगी, अपने अंदर में ले लेगी और राष्ट्र कल्याण के लिए उसका प्रयोग करेंगे। तो यह क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गए, जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, देश का अधिकार हो और वह आम लोगों के प्रयोग के लिए सरकार के द्वारा जो है मुहैया करवाई जाती हो, जैसे रेलवे। ठीक है, अब कुछ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का तात्पर्य वैसे संसाधन से है जिस पर कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है। वह विश्व के जितने भी देश हैं सबका उस पर अधिकार है, लेकिन उसकी जो है कुछ नियम और शर्तें होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा जो है, यह हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है। ठीक है, इधर जो है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है हिंद महासागर है। ठीक है, तो किसी भी देश का जो है सीमा, वह आपकी जो भूमि स्थल है यह तो है ही, इसके अलावा समुद्र में जो है 200 नॉटिकल मील तक रहता है, जिसे हम समुद्री मील भी कहते हैं। तो समुद्र में किसी देश की जो अपनी सीमा होती है वो कितना होती है, 200 नॉटिकल मील या समुद्री मील कह सकते हैं। तो इस 200 नॉटिकल मील के दायरे में अगर कोई भी उन्हें खनिज प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त होगा, तो वो क्या होगा, उस देश के अधीन होगा। लेकिन अगर यह 200 नॉटिकल मील के बाहर प्राप्त होता है समुद्र में, उस पर किसी खास देश का अधिकार नहीं होगा। यह मुद्दा क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा। इसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होगी, सभी देशों की मीटिंग होगी और यह किसके लिए कितना प्रयोग में लाया जा सकता है, कैसे इसका प्रयोग में लाया जा सकता है, ये सारी मीटिंग के बाद तय की जाएगी। इसको किस देश को दिया जाए लीज पर काम करने के लिए और कैसे इसका बंटवारा किया जाएगा। तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, अगर 200 नॉटिकल मील से कहीं पर बाहर कुछ हमें प्राप्त होता है तो इस प्रकार से हमने जाना स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से संसाधन है। इसके बाद हम बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर।
उपयोगिता मीन्स जिसका उपयोग हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर जो बंटवारा हुआ है यह दो प्रकार से हुआ है। पहला क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन का तात्पर्य है वैसे संसाधन से जिसका प्रयोग जो है हम पुनः कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। वह खपत क्या है, अगर हम खपत करेंगे फिर भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, यह क्या है, हम जितना भी सौर ऊर्जा का प्रयोग कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से हम जितनी भी ऊर्जा को प्राप्त कर ले, बिजली प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि वह बिजली खत्म हो जाएगी, पवन ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यानी यह कुछ ऐसे संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है और इसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और यह खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि खत्म होने वाले होते हैं, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी वैसे संसाधन जो सीमित मात्रा में हो, ठीक है, जिनका भंडार सीमित मात्रा में हो और उनको बनने में कई लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, जैसे खनिज तेल, ऐसे बनने में क्या है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इसका हम प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो वैसे संसाधन जिसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और उसका जो मात्रा है, भंडार है, वो क्या है, सीमित है। कोयले का भंडार सीमित है, पेट्रोलियम का भंडार सीमित है ना। तो यह क्या, जिसका भंडार सीमित है और एक बार प्रयोग में लाने के बाद हम पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे कोयला को जला देने के बाद हम पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल जला देने के बाद हम इसे पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार अगर हम खपत कर लें तो वह हमारे लिए क्षति हो जाएगी, यानी उसका रिकवरी हम नहीं कर सकते, उसको हम पुनः जो है प्रयोग में, यूज में नहीं ला सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। तो यह अनवीकरणीय में संसाधन में कौन कौन हो जाएंगे, तो पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, ठीक है। और अगर हम नवीकरणीय स्रोत की बात करेंगे या नवीकरणीय संसाधन की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि अगला जो बंटवारा हुआ है वो है विकास के आधार पर, यानी किसमें कितना विकास हुआ है, विकास की आवश्यकता है या विकास हो रही है, इसके आधार पर भी कुछ बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो वो क्या किया गया है वो हम देख लेते हैं। पहला है संभावी, पहला क्या है, संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन हम किसे कहेंगे, तो वैसे संसाधन जिनकी संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें, यह गुजरात का क्षेत्र है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। तो यह गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान है ऊपर में और यहाँ पर यह गुजरात है। तो यह जो राजस्थान और गुजरात है, यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की यानी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं और वहां पर है, इनका हम प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन कुछ तकनीकी जरूरत में जो है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है, तकनीकी कमी के कारण जो है हम इसका प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का काफी मात्रा में, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो जिसकी संभावनाएं होती है लेकिन फिलहाल उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे संभावी संसाधन, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिसका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, विकसित संसाधन जिसका प्रयोग हम काफी वर्षों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, ठीक है। तो यह विकसित संसाधन है जिसका प्रयोग हम वर्तमान में काफी मात्रा में कर रहे हैं। तीसरा जो है वो है भंडार संसाधन। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे संसाधन आते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि भंडार जो है यहाँ पे है, लेकिन उसका हम तकनीकी के कारण जो है हम उसको अभी तक यूज में लाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। जैसे हिमालय के नीचे में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे खनिज संसाधन वहां पर हैं, ठीक है। लेकिन हिमालय के नीचे से अंदर से निकालना जो है यह असंभव सी बात लगती है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा चुका है। अगर किसी तकनीक का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, हम वहां से निकाल ही नहीं सकते हैं, तो वो बस हमारे लिए क्या सुरक्षित है, रखा हुआ है, भंडार में है, जमा है, लेकिन कोई काम का भी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भंडार संसाधन। जो रखा हुआ है लेकिन उसके यूज के बारे में भी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आगे है संचित कोष संसाधन।
संचित कोश संसाधन क्या है? तो भंडार संसाधन का ही एक रूप है, ठीक है। और संचित कोश संसाधन में क्या है? कुछ ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग भविष्य के लिए जो है अभी रोक के रखें कि उनका प्रयोग हम भविष्य में करेंगे। जैसे पानी से जो है बिजली बनाना अभी बहुत कम मात्रा में बनाया जा रहा है, आगे हम ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं, ठीक है। यह एक जो है भविष्य के लिए बचा के रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो पानी होता है वह H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर इसका ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन का प्रयोग हम कई सारे कामों में कर सकते हैं, और ऐसा संभावनाएं है कि हम हाइड्रोजन का प्रयोग करके कई बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। तो यह क्या है? भविष्य के लिए बचा के रखा गया है कि चूंकि अभी इतनी जरूरत नहीं है, जितने संसाधन की आवश्यकता है उतना लगभग हमारे पास है। तो जब भविष्य में इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, जिसे कि संचित कोश संसाधन कहा गया है। यानी भविष्य के लिए जिसको छोड़ दिया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे? संचित कोश संसाधन। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है संसाधनों के विकास एवं समस्याएं। हम लोगों ने देखा कि संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इनका विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ कई सारे ऐसे भी काम हम करते हैं जिनसे कि कई सारी समस्याओं का भी जन्म होता है और उन समस्याओं का सामना भी हमें ही करना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे संसाधन के विकास एवं समस्याओं के बारे में। तो संसाधन का विकास करने के दौर में हम क्या क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले अंधाधुंध प्रयोग, यानी इतना ज्यादा संसाधनों का विकास हो रहा है, इतना ज्यादा हम उनका प्रयोग करने लगे हैं, हम लोग डिपेंड हो गए हैं संसाधन पर। और संसाधन पर डिपेंड हो जाने के बाद क्या हो गया है? हम प्रकृति के नाश का एक कारण बन रहे हैं। कई सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका कि सीमित भंडार है या फिर भविष्य के लिए भी उनको बचाने की आवश्यकता है, लेकिन हम इतना ज्यादा उनका खपत कर रहे हैं कि वह आने वाले भविष्य के लिए क्या होगा? नुकसान का कारण बनेगा। उसमें से पहला जो पॉइंट है वह है अंधाधुंध प्रयोग। बिना सोचे समझे हम संसाधनों का दोहन करते चले जा रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाली है। और यह अंधाधुंध प्रयोग जो है किसके कारण? अपने लालच के कारण। यानी मनुष्य लालच में आकर जो है जगह जगह जो है संसाधनों का काफी ज्यादा मात्रा में दोहन करते हैं, पेड़ पौधों की ज्यादा की मात्रा में कटाई कर रहे हैं और अधिक से अधिक संसाधन का यूं ही फिजूल की बर्बादी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आज हम जिस पीढ़ी में हैं हम तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को लाभ नहीं मिल सकेगी। तो यह जो है अंधाधुंध प्रयोग, यह एक समस्या है हमारे लिए, ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है समाज का बंटवारा। और समाज का जो बंटवारा किया गया है वह दो भागों में, संपन्न और विहीन में। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे लोग हैं जो संसाधनों से परिपूर्ण हैं, उनके पास पूरी तरह से संसाधन है और संसाधन पूरी होने के कारण वो अमीर कहलाते हैं, संपन्न कहलाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास संसाधनों की अत्यधिक कमी होती है और वो कहलाते हैं विहीन। यानी संसाधनों का जो बंटवारा हुआ है, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, किसी राज्य में ऐसा भी है संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है, किसी राज्य में संसाधन की भारी कमी है, जिसके कारण जिस राज्य में संसाधन ज्यादा है वह राज्य विकास कर रहा है, और जिस राज्य में जो संसाधन की कमी है वह राज्य विकास नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ कोई खास व्यक्ति जिसके पास संसाधन की भरपूर मात्रा है, वह संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, अपने जीवन को सुखमय बिता रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है? संसाधनों का अभाव है, तो वह किसी तरह जो है सिर्फ अपने जिंदगी को काट रहे हैं। तो इस तरह से समाज का जो बंटवारा हुआ है यह भी दो वर्गों में हुआ है, वो है संपन्न और विहीन, जो कि एक समस्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे वैश्विक संकट की। यह सबसे बड़ी संकट है हमारे सामने, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है। इसे हम वैश्विक पारिस्थितिक संकट भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या संकट है? तो पहला जो पॉइंट है, पहला है वो है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन, आज आप लोगों ने न्यूज चैनल में सुना होगा या फिर देखा होगा कि कहा भी जाता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है? काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पहले की तुलना में पृथ्वी का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? कई सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो है हमारा जीवन यापन करना भी जो है यह कष्टदायक हो जाएगा, ठीक है। तो भूमंडलीय तापन जो है यह एक अत्यधिक जो है कहा जा सकता है कि यह हमारे लिए काफी खतरा का विषय है, समस्या का विषय है। अगर इसको दूर करना है तो हमें क्या करना होगा? संसाधनों का कम प्रयोग करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, ठीक है। पर्यावरण को संतुलन में रखना होगा।
और दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें यह है ओजोन अपक्षय। ओजोन परत जो कि वायुमंडल की एक परत है, ठीक है, और सूर्य की जो रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, इस रोशनी के साथ साथ जो है कुछ ऐसी भी रोशनी आती है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। अगर वो हमारे धरती पे पहुंच गई तो फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, हमारे त्वचा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक है। लेकिन ओजोन परत जो है उन पराबैंगनी किरणों को अपने लेयर में ही सीमित रख लेती है और उनसे नीचे आने नहीं देती है। लेकिन आज जो है हम ज्यादा मात्रा में जो संसाधन का दोहन कर रहे हैं या प्रदूषण फैला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, तो ओजोन अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। जिसके कारण आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ऐसे न्यूज चैनल में कहे जाते हैं कि ओजोन परत में छिद्र देखने को मिले हैं, या फिर ओजोन परत जो है छिद्र वाले हो रहे हैं, साथ ही साथ ओजोन परत की लेयर जो है वो पतली हो रही है। असल में छिद्र तो कोई होते नहीं है, लेकिन लेयर ही पतली होती जाती है। जो एक मोटा परत था ओजोन परत का, वह जो है अब पतला हो रहा है, जिसके कारण कई सारी ऐसी किरणें होती है जो हमारे अगर पृथ्वी तक पहुंच जाएगी तो वह नुकसान पहुंचा सकती है। तो ओजोन परत जो है एक काफी महत्वपूर्ण परत है, जो मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन आज क्या है, ओजोन अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगला जो है वो है पर्यावरण असंतुलन। संसाधनों का अत्यधिक दोहन से और पेड़ पौधे की अत्यधिक कटाई से जो है एक और समस्या जो सामने आती है वो है पर्यावरण असंतुलन का। पर्यावरण जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी जीव जंतु प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और असंतुलन के कारण जो है कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगला है भूमि निम्नीकरण। अगर भूमि की पैदावार क्षमता की बात करें तो यह भी पहले जैसी नहीं रही। हम अत्यधिक खादों का प्रयोग करते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन यह भी हमारी भूमि के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तो आज भूमि निम्नीकरण भी देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से पहले पैदावार होती थी, जिस गुणवत्ता के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति थी, आज वह कमजोर पड़ गई है। तो कहीं न कहीं इसका जो रीजन है वो है पर्यावरण असंतुलन और पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग, प्रकृति से खिलवाड़। प्रकृति ने जो हमें दिया है अपने जीवन यापन के लिए, हम क्या करते हैं, लालचवश उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, दोहन करते हैं और प्रकृति को सोचते हैं कि हम अपने अनुसार जो उसको ढाल सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी जो है एक हमारी बेवकूफी साबित हो सकती है। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम आएंगे, यह है सतत पोषण। सतत पोषण का एक परिभाषा लिख सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। यानी हमें विकास करना है, संसाधनों का विकास करना है, हमें अपना भी विकास करना है, लेकिन किस स्तर पर, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अगर हम पर्यावरण को दूषित करेंगे, उसका दुष्प्रभाव जो है वो हम पर ही पड़ने वाला है। पर्यावरण अगर असंतुलन में रहेगा तो हम अपने जीवन को सही तरीके से जो है जी नहीं पाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, अक्सर बीमार रहेंगे और कई प्रकार से जो है हमारे साथ ऐसी समस्याएं सामने देखने को मिलेगी जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो पर्यावरण संतुलन जो है यह जरूरी है, ठीक है। और खासकर इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि सतत पोषण का मतलब होता है कि हम संसाधन का प्रयोग करें, लेकिन सीमित मात्रा में, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए बचा के रखें। ऐसा नहीं कि सारे संसाधनों का प्रयोग हम खुद ही कर ले और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं। जैसे अगर हम 500-1000 साल पहले की बात करेंगे तो लोग पैदल यात्रा करते थे, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे या फिर घोड़े से। आज हम मोटर कार से, हवाई जहाज से, रेलगाड़ी से यात्रा क्या करते हैं और काफी सस्ता और अच्छा हो गया है, आसान सुलभ हो गया है। लेकिन अगर हम संसाधनों का इसी प्रकार से दोहन करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास यह मोटर गाड़ी, वाहन, ये सारी चीज नहीं बचेंगे। तो वो क्या करेंगे, फिर से उनको पैदल या बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो यानी उनका जीवन यापन करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, दयनीय हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम संसाधन का दोहन नहीं करें, हम प्रयोग करें, कम से कम करें और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हम उसे बचा कर रखें। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है यह संसाधनों का संरक्षण एवं न्याय संगत बंटवारे। अब क्या, संसाधनों का संरक्षण काफी आवश्यक है, काफी जरूरी है, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है हर मानव को कदम उठाना पड़ेगा। इसमें कई सारे आंदोलन भी किए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी द्वारा भी आंदोलन किए गए थे। इसके अलावा जो है मेधा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। यह सब किस लिए आंदोलन किए थे, तो संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि संसाधन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम संसाधनों का संरक्षण करें। इसके बाद है न्याय संगत बंटवारे।
कि इनका बंटवारा भी जो है वह न्याय संगत होना चाहिए। मीन्स ऐसे प्रांत, ऐसे राज्य क्षेत्र, ऐसे भी जिले हैं जहां पर कि संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वहां भी उपलब्ध करवाना, ताकि वहां के लोग भी जो है अपने जीवन को आराम से गुजार सके और इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। तो इनका न्याय संगत बंटवारा भी होना चाहिए और हर व्यक्ति तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। यानी संसाधनों पर पहुंच जो है हर व्यक्ति की होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आगे जो पॉइंट है हमारा ये है सम्मेलन। संसाधन के संरक्षण के लिए कई सारे सम्मेलन भी चलाए गए, कई सारी जो है मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, ठीक है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हो चुकी है। इसके अलावा क्योटो सम्मेलन, इसके अलावा अगर रियो डी जेनेरो की बात करें 1992 ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था, यह भी पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण का ज्यादा से ज्यादा विनाश नहीं हो इसके लिए, ठीक है। जैसे हम एक गैस का नाम जानते हैं CFC, यह एक गैस है जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी CFC गैस के कारण जो है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। और यह CFC गैस है क्या? तो यह एक शीतलक गैस है। CFC क्या है? एक शीतलक गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह सब में प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन इससे ओजोन परत को काफी नुकसान पहुंचता था। तो आज इसके जगह पर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं R32। इसके अलावा भी और सारी गैसें हैं जो कि शीतलक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी और चलने वाली जो भी गैस है वो है R32, जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है। तो इन जैसे जो कि पर्यावरण को या ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, इसको बंद करके इसके जगह पर कुछ अच्छी गैसों का प्रयोग करना, यह भी उन्हीं बैठक के द्वारा संपन्न हो पाया, जिसके कारण आज ओजोन परत को थोड़ा सा जो है यह राहत पहुंच पाया है, ठीक है। नहीं तो CFC गैस जो है यह काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा रहा था ओजोन परत को, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे जो है सम्मेलन किए गए, पृथ्वी सम्मेलन हुए, ठीक है। रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो है 1992 ब्राजील में हुआ पर्यावरण को लेकर। उसके साथ ही साथ एजेंडा 21, ठीक है, क्योटो सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन जो हुए ये किस लिए हुए? हमारे पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को संतुलन में रखते हुए वैश्विक स्तर पर ये सारे सम्मेलन किए गए, ताकि वायुमंडल स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे और काफी अच्छी मात्रा में जो है हम अपने संसाधनों का प्रयोग कर सके और नियमित मात्रा में कर सके, भविष्य के लिए भी बचा के रख सके। इसके बाद बात करते हैं संसाधन नियोजन की। संसाधन नियोजन मीन्स संसाधनों का सोच समझकर प्रयोग करना। इसके लिए जो ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में संसाधन नहीं है, हम वहां पर संसाधन का जो है पहुंचाएंगे वहां तक, ठीक है। साथ ही साथ अगर कहीं ऐसे भी क्षेत्र है जिनमें लोगों की पहुंच संसाधनों तक नहीं है, उन लोगों तक हम संसाधन पहुंचाएंगे। साथ ही साथ संसाधन का प्रयोग जो हो सकता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र जहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जो है काफी ज्यादा मात्रा में संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्रों का विकास करें, ताकि उन संसाधनों का विकास करने पर क्या होगा, हम उन संसाधनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। और जो कि सीमित मात्रा में है, जैसे खनिज सीमित मात्रा में, इसका हम कम से कम प्रयोग कर पाएंगे। तो यह संसाधन नियोजन भी जरूरी है। तो यह जो है पहला चैप्टर ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग से, यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी वीडियो इनके बनेंगे, अगले पार्ट्स और भी बनेंगे, ठीक है। पहला पार्ट यह है, और यह पहला वीडियो जो बनाया गया है यह सिर्फ आप लोगों के जो एक इच्छा, आप लोग की इच्छा थी तथा आप लोग का डिमांड जो रहा था पढ़ने की कि सर मैट्रिक की भी कक्षा शुरू कीजिए, मैट्रिक का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो इसलिए आपके डिमांड को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। और यह आपके लिए एक पहला वीडियो है मैट्रिक के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट वाइज जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, लेकिन इसके लिए जो है आप मुझे कमेंट करके अवश्य आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको कौन से विषय पढ़ने हैं और कौन से विषय को सर्वप्रथम स्टार्ट किया जाए, ताकि हर चैप्टर बाय चैप्टर जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ ले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनके जो भी अगले पार्ट वीडियो आने वाले हैं वह आप तक पहुंच पाए। और ध्यान रखिएगा कि यह जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यह आपके मैट्रिक के लिए है, जो कि महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। कहीं भी समझने में समस्या होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।